बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की भी हो सकती है घोषणा। भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत कार्यशाला। जमशेदपुर में झामुमो का जीत संकल्प सम्मेलन। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की 9 अक्टूबर को होगी बैठक। राजधानी रांची समेत राज्य के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराकर दर्ज की शानदार जीत। क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। आज इसे लेकर चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा आज हो सकती है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों और शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया था, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों, अधिकारियों, पुलिस और सिविल सोसाइटी से मुलाकात की थी। इस दौरान चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था, व्यय निगरानी और मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर चर्चा की थी। तो बिहार चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा आज, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 1 या 2 दिन में ही बिहार चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और आज यहां पर ऐलान कर दिया गया है, जानकारी मिली है चुनाव आयोग की ओर से कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कल पटना में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। झामुमो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर मंत्री सुदेव कुमार और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। झामुमो इस बार बिहार के सीमावर्ती जिलों में 12 सीटों पर ताल ठोक रहा है। इनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका सीट प्रमुख है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद को 7 सीटें दी थीं, जिनमें से राजद ने 4 पर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन कल शाम दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा का पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन कल रात अचानक उनका कार्यक्रम तय किया गया। मुख्यमंत्री के जल्द ही रांची लौट आने की संभावना है। प्रदेश भाजपा की ओर से रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में आज आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के भाजपा के वरीय नेता इस कार्यशाला में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के दौरान मेक इन इंडिया उत्पादों को खरीदने पर भी सभी ने जोर दिया। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्पों को सरकार को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए देशवासियों से अपील की थी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो की ओर से कल विधानसभा स्तरीय चुनाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार और भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के मंत्र दिए। इसके अलावा उन्होंने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर बनाई गई रणनीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हुई है।
हाल ही में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बैठक 9 अक्टूबर को बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस बैठक में सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की रणनीतियों से अवगत कराया जाएगा। जो कार्यक्रम दिए जाते हैं एआईसीसी से जो कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको देने के लिए 9 तारीख को 5 बजे से 7 बजे तक रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ रखी गई है, जिसमें हमारे एआईसीसी के झारखंड प्रभारी माननीय श्री के राजू साहब भी उपस्थित रहेंगे और हमारे सह प्रभारी भी आए हुए हैं। उनको भी कहेंगे कि उनका जो टूर प्रोग्राम है आप समय निकाल करके वो भी आप बैठक में आए। दिलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू का तीसरा दीक्षांत समारोह अब से कुछ देर बाद आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक आलोक चौरसिया समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले कुल 1040 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने गांव में सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक असंवेदनशीलता को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में 2 आदिवासी समुदाय के लोगों की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करना निंदनीय है। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एक्शन करना चाहिए और इसी तरह का दुर्घटना में प्रशासन को थोड़ा तिल दिखाना चाहिए था। इतना दिन नहीं लगना चाहिए, एक डेड बॉडी को इतना दिन नहीं लगना चाहिए। कल हम डीसी को बहुत बोले, हम डीसी साहब क्या हो रहा है जिला के अंदर में, एक्सीडेंट यदि हो गया और उस जाके आप लोग उन लोग का बात। दुमका जिले के हसडीहा थाना क्षेत्र में एक महिला कलाकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में दुमका केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। उसके साथ गलत काम किए हैं। अनुसंधान छानबीन में कुछ उसमें पता चला कि वो लोग यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाते हैं, पूर्व परिचित थे और उनको वीडियो शूट करने के लिए बुलाया गया और झांसे में रह के हसदिया क्षेत्र में उन लोग का स्टूडियो लिए हुए हैं, वहीं उसके साथ गलत करने की बात बताई और तकनीकी साक्ष्य भी मिला है, जिसमें उन लोगों को हम लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के तेतुलमारी पांडेडी बाजार में कल एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में दुकानदार की जलने से मौत हो गई। अग्निशमन और बीसीसीएल के 2 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद सिजुआ तेतुलमारी मार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मृतक दुकानदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो कॉलेज एंड अस्पताल भेज दिया है। जेपीएससी द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इससे पहले जेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में स्थित दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर गजराज का संदेश। वन्यजीव संरक्षण को समर्पित रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का भव्य आयोजन सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के शहर बेड़ा में किया गया।
71वें वन्य प्राणी सप्ताह के उपलक्ष्य में सरायकेला वन प्रमंडल और टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मैराथन में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईचागढ़ विधायक सविता महतो और सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया बेसिकली अवेयरनेस क्रिएशन के लिए कि हम लोग हाथियों को किस तरीके से बचाएं। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि हाथियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति यह दौड़ जन जागरूकता का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा, वन्यजीव प्राणी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का अहम हिस्सा हैं। इनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोग क्या क्या करें, किस तरीके से कौन से स्टेप्स लें कि हाथी अपने ट्रांसमाइग्रेशन जोन्स को ना छोड़े और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने राज्य सरकार एवं वन विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर भी रुचि बढ़ती है। हाथी के साथ साथ सभी जानवरों का हम लोग किस तरह यहाँ पर आज की यहाँ पर कम से कम 500 से ज्यादा 16 किलोमीटर की दौड़ महिलाएं पुरुष भाग लिए हैं। सरायकेला जिला वन पदाधिकारी सवालम अंसारी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हाथियों सहित वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्रतिभागियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं फिटनेस को बढ़ावा देना और स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना था। वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति आम लोगों का जागरूकता को बढ़ाना और साथ ही साथ उनका इंडिविजुअल फिटनेस को भी बढ़ाना और साथ ही लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर पुरुष एवं महिला वर्ग में अलग अलग दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए नगद राशि के रूप में प्रदान की गई। शीर्ष 5 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों के साथ सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहा। पायलट भी हमारे बहुत अच्छे थे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लाजवाब थी। मुझे उम्मीद भी थी कि मैं फर्स्ट करूंगी यहाँ पे और इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। मेरी मम्मी ने कल मुझे कॉल भी करके कहा कि भगवान का नाम लेके अच्छे से दौड़ना, फर्स्ट करोगी और मुझे ये श्रेय अपने मम्मी को जाता है। इस सराहनीय पहल ने यह साबित कर दिया कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो गजराज के संरक्षण की बात हो या समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की। दलमा की धरती से निकला यह संदेश निश्चित तौर पर दूर तलक जाएगा कि जब प्रकृति और इंसान साथ चलें तभी सच्चा विकास संभव है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनुप मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के 11 जिलों में आज बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। रांची के खेलगांव में आयोजित इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित ईस्ट इंडिया टाइटल फाइल के दूसरे दिन कल रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के महिला और पुरुष बॉक्सर रिंग में उतरे और शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। कोलंबो में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 6 रनों के स्कोर पर मुनीबा अली का विकेट गंवा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है
उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था। वहीं पाकिस्तानी टीम की ये लगातार दूसरी हार है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने हुनर का नया अध्याय लिखा है। दिल्ली में आयोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को भले ही खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे देश की मेजबानी की सफल क्षमता और भारतीय पैरा एथलीटों की सफलता की नई कहानी को सामने रख गई। इन खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने 22 पदक हासिल किए, जो कि भारत का अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। इन 22 पदकों में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक रहे। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी कायम किए, जबकि 7 एशियन रिकॉर्ड रहे। ये हम हर बार बढ़ाते हुए आ रहे हैं मेडल टैली, और अगली बार भी बढ़ाएंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट है साई का, पीसीआई का, हमारी फेडरेशंस का, गवर्नमेंट का। एक टीम गेम होता है ये, मतलब पूरी टीम लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिमरन दिख रही थी भागते हुए, पर मेहनत मेरे पीछे बहुत लोगों की है। पैरा हाई जंपर निशात कुमार इस आयोजन को ऐतिहासिक मानते हैं। उनके अनुसार इस आयोजन ने विश्व स्तर पर देश की मेजबानी को एक अलग चेहरा दिया है। इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और टीम का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, और खुद का भी एकदम मतलब लगता है कि ट्रेनिंग में हमें एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए। इसमें ब्लेड जंपर, सीरियल मेडलिस्ट और व्हील चेयर मैराथन के दिग्गज भी शामिल रहे। यहाँ रिकॉर्ड्स भी बने और एक स्वर में इन पैरा एथलीटों के साहस और जज्बे को सलाम भी किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन से देश ने 2 बातों पर खुद को मजबूती के साथ सामने रखा। पहला, खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि अब तक का भारतीय दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दूसरा, मेजबानी के मोर्चे पर ये प्रतियोगिता जो थी वो बेहद सफल रही, और कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा जो है, जब हम बात करते हैं 2036 ओलंपिक की मेजबानी को दावे को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज। हर तारीख अपने आप में खास होती है, हर तारीख के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है। तो चलिए अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 अक्टूबर साल 1989 को न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 6 अक्टूबर साल 1860 को ब्रिटिश काल में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड पारित हुआ। उस समय इसकी रचना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम भारतीय विधि आयोग ने की। यह कानून अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना तय करता है। आईपीसी के अंतर्गत हत्या से लेकर रेप और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी इस कानून में तय किया गया है। आईपीसी में कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे दहेज हत्या से लेकर कई अपराध जुड़े हैं तो कई बार अपराध हटे भी हैं। 6 अक्टूबर साल 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान बांग्लादेश के शियोरताली गांव में हुआ। साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें साहा इक्वेशन के लिए भी जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की।
3 महीने के प्रजनन काल की अवधि समाप्त होने के बाद अब पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। नेशनल पार्क के खुलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक वन्य जीवों और पक्षियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। पार्क प्रजनन काल के बाद पर्यटकों के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पुनः खोल दिया गया है। पार्क खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक पार्क घूमने के लिए ललायित दिखे। डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जेना ने बताया कि पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल हो गया है। इस सीजन में पर्यटक हाथी, हिरन, भालू समेत कई दुर्लभ वन्य जीवों और पक्षियों को देखने का आनंद ले सकेंगे। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए सफारी वाहनों, प्रशिक्षित गाइड, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। पूरे इको टूरिज्म पलामू टाइगर रिजर्व में जिस भी प्रकार का इको टूरिज्म होता है उसका उद्देश्य भी वही है, एक लार्जर पॉपुलेशन को कंजर्वेशन के साथ जोड़ने के लिए। लोग जानेंगे, देखेंगे, तब इसका इम्पोर्टेंस भी जानेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन भी इसके साथ हमारे साथ जोड़ेंगे। बेतला नेशनल पार्क के पुनः खुलने से पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इस दौरान वन विभाग के रेंजर उमेश दुबे, अजय टोप्पो, वनपाल, वनरक्षी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बाजार में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों से लेकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक की कीमतों में कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिली है। भारत में 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी सुधारों ने पूरे बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। दुकानदारों से लेकर ऑटो डीलर्स और आम उपभोक्ताओं तक सभी वर्गों ने इन बदलावों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं से लेकर गाड़ियों जैसी बड़ी खरीद तक में कीमतें घटने से बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह सुधार न केवल कारोबारियों को राहत दे रहा है, बल्कि आम जनता के बजट को भी संतुलित कर रहा है, जिससे त्योहारी मौसम की रौनक और बढ़ गई है। आपको बता दें, जीएसटी 2.0 लागू होने के पहले ही दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ऐतिहासिक बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नई व्यवस्था में सब 4 मीटर कारों को 18% जीएसटी स्लैब में लाना और कंसेप्शन सेस को पूरी तरह हटाना ग्राहकों के लिए बड़ा आकर्षण साबित हुआ। मारुति सुजुकी ने अकेले 80,000 पूछताछ यानी इंक्वायरी और 30,000 डिलीवरी दर्ज की, जो उसके 35 साल के इतिहास में किसी एक दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा छोटी कारों की बुकिंग सामान्य त्योहारी सीजन की तुलना में 50% अधिक रही। हुंडई ने भी 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की, जो पिछले 5 वर्षों में उसका सबसे मजबूत प्रदर्शन था। वहीं टाटा मोटर्स ने नवरात्रि की शुरुआत 10,000 कारों की डिलीवरी और 25,000 से ज्यादा इंक्वायरी के साथ की, जिसने त्योहारी सीजन को जबरदस्त रफ्तार दे दी। ऑनलाइन बाजारों में भी जीएसटी 2.0 का असर साफ दिखाई दिया और उत्साह चरम पर रहा। फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम यूजर्स के लिए त्योहारी सेल की शुरुआत की, जहां जीएसटी दरों में कटौती का लाभ विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को मिला। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में भी जीएसटी 2.0 का असर तुरंत नजर आया। स्प्लिट एसी की कीमतें 3,000 से 5,000 रुपए तक कम हुई, जबकि प्रीमियम टीवी पर 85,000 रुपए तक की भारी कटौती ने उपभोक्ताओं को आकर्षित किया। जीएसटी में नई दरें लागू होते ही उपभोक्ताओं को सीधी राहत दी और पहले ही दिन बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस सुधार ने घरेलू खर्चों का बोझ घटाने के साथ साथ हर उद्योग में मांग को तेजी से बढ़ाया, जिससे त्योहारी सीजन की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ बिक्री और रौनक के साथ हुई। कारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना और फैशन तक हर क्षेत्र में खरीदारी में उल्लेखनीय उछाल देखा गया। यह सुधार महज नीतिगत बदलाव नहीं,
बल्कि आम जनता के लिए वास्तविक बचत और त्योहारी तोहफे के रूप में सामने आया। यह बदलाव न केवल खरीदारी को आसान बना रहा है, बल्कि उद्योगों की मांग को भी नई ताकत दे रहा है। सचमुच जीएसटी 2.0 आम जनता के लिए एक बचत भरा कदम और त्योहारों से पहले मिला सबसे अच्छा तोहफा साबित हुआ है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो पेड़ पौधों या फसलों से बनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके विज्ञान, उपयोग और भविष्य के बारे में। पहला सवाल, क्या है एथेनॉल? एथेनॉल एक तरह का जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल है जो पेड़ पौधों या फसलों से बनाया जाता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक साफ, हल्का और आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है। एथेनॉल में 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है। एथेनॉल को गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल जैसी चीजों या खेती के बचे हुए हिस्सों से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम होता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। एथेनॉल को बार बार बनाया जा सकता है, इसीलिए यह पेट्रोल और डीजल का अच्छा और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि जैविक पदार्थों जैसे चावल, मकई, गन्ना या बायोमास को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसे हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फसलें हैं वो फसलें किसान हर साल उगा सकता है। ये ग्रीन फ्यूल माना जाता है। दूसरा सवाल, कैसे बनता है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की भी हो सकती है घोषणा। भाजपा द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत कार्यशाला। जमशेदपुर में झामुमो का जीत संकल्प सम्मेलन। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की 9 अक्टूबर को होगी बैठक। राजधानी रांची समेत राज्य के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर दर्ज की शानदार जीत। क्रांति गौड़ बनी प्लेयर ऑफ द मैच।